हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये जो आज का वीडियो लेक्चर है मल्टीपल इंटीग्रेशन का, इसका टॉपिक लिया मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो इसके पीछे का वीडियो लेक्चर था उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, पहला, और फिर इसकी लिमिट्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो। बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तब इस्तेमाल होता है जब, जैसे मान लीजिए ये आपका रीजन डी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रीजन है डी, ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। और इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर, वो क्या है, वो आपका है एक सर्किल। एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है वो आपका है एक सर्किल। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो जाएगा। आगे बात सुन में क्लियर। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रीजन लिया है, इसमें ये जो लोअर कर्व है बाउंडेड रीजन है, जेड इक्वल टू एफ वन आर थीटा और जेड इक्वल टू एफ टू आर थीटा। अब आप ये कहेंगे कि जेड इक्वल टू एफ वन आर थीटा, जेड इक्वल टू एफ टू आर थीटा, ये क्या मतलब है। बेसिकली क्या होता है, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो तुमको क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन दे दिया गया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स, ये दे देगा। ठीक है, आपको प्रॉपरली प्योरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे ब्रेक करके नहीं देगा। अब आपने देखा कि प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे एक सर्किल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये लिमिट जो आपकी बनेगी, बाहर लिमिट आ जाएगी। सबसे पहले एफ ऑफ आर थीटा जेड, जेड एज इट इज रहेगा। एक्स और वाई आपके चेंज हो जाएंगे किसमें, आर डी आर डी थीटा, यानी एक प्रकार से आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हो एक्स और वाई को। लेकिन जो आपकी लिमिट रहेगी, वो लिमिट जो आपकी जेड की लिमिट लोअर लिमिट रहेगी, एफ वन आर थीटा और एफ टू आर थीटा, और आर की लिमिट आर वन टू आर टू, और थीटा की लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। अभी आर वन आर टू की वैल्यू क्या होगी मैं बताऊंगा, थीटा वन थीटा टू की वैल्यू क्या होगी बताऊंगा। यानी आपको जो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह आर कॉस थीटा रख देना है और वाई की जगह आर साइन थीटा रख देना है। ठीक है, और यहां पर अंदर जो जेड का टर्म होगा एज इट इज रहेगा, वो इंटीग्रेट होगा जेड के रेस्पेक्ट में। जब आप लिमिट पुट करोगे तो आर और थीटा की लिमिट आ जाएगी, और उसके बाद आप आर डी थीटा इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, अब लिमिट कैसे निकालते हैं, आप ये सोचोगे एफ वन आर आर थीटा से एफ टू आर थीटा क्यों किया मैंने। उसके लिए क्या होता है, आपको एक रे बनानी है, ये आपने एरो ड्रॉ करी। ये देखिए एरो मेरी निगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, एफ वन आर थीटा से इंटर करी। दैट्स वाई जेड की लोअर लिमिट एफ वन आर थीटा, और ये देखिए एफ टू आर थीटा से बाहर निकल गई, दैट इज रे एम। दैट्स वाई जेड की जो आपकी लोअर लिमिट थी वो एफ वन आर थीटा और अपर लिमिट थी एफ टू आर थीटा। अब आर और थीटा की लिमिट क्या होगी, और इस पूरे के पूरे रीजन का प्रोजेक्शन है आर, जो कि एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो अब आर और थीटा लिमिट के लिए हमें क्या करना है, एक रे बनेगी हमारी यहां से, ओरिजिन से ही, इसका नाम है एल। तो आप ध्यान से देखो, ये आर इक्वल टू एफ वन थीटा, ये अपर कर्व है, ये देखो मैंने लिख रखा है ना एफ वन थीटा, आर इक्वल टू एफ वन थीटा से इंटर कर रही है, ओरिजिन से चलेगी ये, और आर इक्वल टू एफ टू थीटा एच वन थीटा से इंटर करी और एच टू थीटा से बाहर आ गई। तो जो आर की आपकी लिमिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एच वन थीटा एच वन टू एच टू थीटा। जगह कम है थोड़ा सा, या मैं इसको इरेज कर देता हूं तो और अच्छे से हो जाएगा। तो आर की आपकी लिमिट बन गई आर इक्वल टू एच वन थीटा से एच टू थीटा।
अब यही जो आपकी रे एल है, ये आपकी रे एल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करेगी। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करी इसने, और इसने रीजन को टच किया इस जगह पे, और ये घूमती हुई जा रही है। फिर रीजन को ये छोड़ेगी जब ये घूमेगी, और घूमते हुए देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे इसने ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस चली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चली, तो इसने यहाँ पे रीजन को टच किया। यहाँ पे हम थीटा एंगल ये देख लेंगे, ये मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है। और उसके बाद ये घूमती हुई चली गई, ये एल रे, और यहाँ पे इसने छोड़ा। तो ये एंगल हम मेजर करेंगे, यहां से यहां तक का एंगल कितना है, तो ये थीटा लिमिट हो जाएगी। तो मान लीजिए ये आपका है थीटा 1 अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू अल्फा, और इसने ये है आपका बीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जिस जिस एंगल पर ये रीजन को टच करेगी वो थीटा की लोअर लिमिट, तो थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा। आगे बात सुन में क्लियर? तो यानी एक निगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ एरो जाएगी, एम एरो। इस एम एरो, ये एम एरो जहां पे इंटर करेगी, जिस जेट से इंटर करेगी वो जेट की लोअर लिमिट, जिस जेट से बाहर निकलेगी वो जेट की अपर लिमिट। फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे रीजन का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया। ये एल रे है, तो ये एल रे H1 थीटा से इंटर करी और H2 थीटा से बाहर आई, तो आर की लोअर लिमिट H1 थीटा और H2 थीटा, और ये ओरिजिन से निकलेगी। ये ओरिजिन से नहीं निकलेगी एम रे, ये तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर देना है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन पर ओरिजिन से निकलेगी, जैसे कि हमने 2D में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन में समझाया था कि एरो ओरिजिन से निकलेगी। फिर ये थीटा इक्वल टू अल्फा पर इसने एल रे ने टच किया, और थीटा इक्वल टू बीटा पर इसने एल रीजन को छोड़ दिया। तो थीटा की लोअर लिमिट अल्फा, अपर लिमिट बीटा। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना भूल गया बेटे में, इक्वल टू 1 इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। हालांकि इमेज की कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को पीछे भी लिमिट विदाउट इमेज सिखाई थी, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि बता दूं। तो ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, पूरे के पूरा सर्कुलर सिलेंडर होता है, मैंने बताया था, ठीक है। इसकी इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको यहां पे ये जेड इक्वल टू 3 ऑब्वियसली ऊपर होगा, और जेड इक्वल टू 1, ये दो प्लेन है, जेड इक्वल टू 2, इन प्लेन से काट दिया गया, ठीक है। तो ये सिलेंडर बन गया। मैंने बताया था सिलेंडर एक सर्किल का इनफाइनाइट लेंथ होती है, सर्कुलर शेप की। तो जेड इक्वल टू 2 से कट किया, जेड इक्वल टू 3 से कट किया। तो अब ये आपका है रीजन डी, पूरा का पूरा। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो सर्किल बन गया एक्स वाई प्लेन पे कि नहीं बन गया? तो जब एक्स वाई प्लेन पे सर्किल बन जाए, तो अगर ये नहीं भी कहता, देखो इसने कहा भी नहीं है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब एक्स वाई प्लेन पर सर्किल बन गया है तो लिमिट में बड़ी आसानी रहती है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, तो एक्स वाई प्लेन पे आपका ऐसा रीजन बन जाएगा ये, जब एक्स वाई प्लेन की लिमिट की बात करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स वाई, यानी इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आर इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप लिखोगे यहां पे, अभी बता रहा हूं। नाउ changing into cylindrical coordinate system by putting x equal to r cos theta and y equal to r sin theta
वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। अब जेड लिमिट्स, ठीक। ये थोड़ा सा शेप बहुत हल्का छोटा हो गया एक्स वाई प्लेन पे। मैं आपको एक्स वाई प्लेन पे थोड़ा क्लियर बना दूंगा तो अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। यह ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ द सिलेंडर ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन is the circle x square plus y square equal to 1, that is r equal to 1। तो ये मैंने यहां पे टेढ़ा सा बना रखा है r इक्वल टू 1। तो जेड लिमिट आपकी क्या हो गई? जेड लिमिट्स आर, आपने क्या किया, एरो आपको क्या करनी थी, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जानी थी। तो ये आप देखिए कहां से इंटर करी एरो, जेड इक्वल टू 2 से इंटर कर रही है और जेड इक्वल टू 3 से बाहर निकल रही है। तो जेड लिमिट्स आर जेड इक्वल टू 2 to 3। और दूसरा ऑब्वियसली जो जेड छोटा है वो लोअर लिमिट, जो जेड बड़ा है वो अपर लिमिट। अब आपको आर और थीटा लिमिट चाहिए। अभी पीछे बताया था ना, जेड एज इट इज रहता है, बाकी आर और थीटा लिमिट। तो आर लिमिट क्या हो गई, अब आपने एरो बनाया, ओरिजिन से निकाला, तो ओरिजिन से निकलते ही एरो को रीजन मिल गया, ये पूरा का पूरा रीजन बाउंडेड है। तो आर लिमिट्स आर ओरिजिन से निकलते ही रीजन मिल गया, तो 0 to 1, आर इक्वल टू 1 से बाहर निकल रही है। थीटा लिमिट्स आर, अब ये जो आपकी एरो है ये पूरा का पूरा कितना मूव करेगी, ये एरो, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्सेस से चली, एंगल थीटा इक्वल टू 0 से चली और पूरा का पूरा मूव करी थीटा इक्वल टू 2 पाई तक। तो थीटा लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 to 2 पाई। तो थीटा लिमिट्स आर थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई। बस आपका काम हो गया। अब सीधे आपको इंटीग्रेशन करना है। हेंस ट्रिपल इंटीग्रल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा इंटीग्रेशन के साइन बड़े बनाने पड़ेंगे। सबसे अंदर किसकी लिमिट है, जेड की, तो z इक्वल टू 2 to 3। आर की लिमिट आपने पहले ही निकाल ली, 0 to 1। और थीटा लिमिट आपकी क्या है, 0 से 2 पाई। जेड को एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख दो, पहला इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में, और dx dy की जगह लिख दो आर डी आर डी थीटा। तो ये इक्वल टू हो गया 0 to 2 पाई, 0 to 1, 2 to 3, जेड डी जेड इंटू आर क्यूब डी आर डी थीटा। तो जेड का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, z² बाई 2, तो z² बाई 2, 2 to 3, 0 to 1, 0 to 2 पाई आर क्यूब डी आर डी थीटा। तो ये आपका हो गया 0 to 2 पाई, 0 to 1, 9/2 -4/2 आर क्यूब डी आर डी थीटा, 5/2 बाहर ले लो, 0 to 2 पाई आर क्यूब का हो जाएगा r⁴/4, 0 to 1 डी थीटा, तो 5/8, 0 to 2 पाई डी थीटा। ठीक, सो दिस इक्वल टू 5/8
8 थीटा 0 से 2 पाई यानी 5/4 पाई। देखिए कितना आसान हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने पर। अगर आप रीजन ना भी बना पाओ तो बस ये याद रखना, जो जेड छोटा है वो जेड की लोअर लिमिट, जो जेड बड़ा है वो जेड की अपर लिमिट। फिर आपने प्रोजेक्शन देखना है। अब प्रोजेक्शन तो कुछ सिलेंडर के केस में तो जो सर्कुलर इक्वेशन होती है वही प्रोजेक्शन होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सिलेंडर है तो यही प्रोजेक्शन है, यानी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बस आर लिमिट हो गई 0 से 1, चूंकि पूरा का पूरा सर्किल है तो थीटा हो गई 0 से 2 पाई। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। Find by triple integration the volume of the paraboloid of revolution x square plus y square equal to 4z cut off by the plane z equals to 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटे, आप कह दोगे कि यहाँ पे कोई सर्किल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको याद हो मैंने प्रोजेक्शन जब निकालना होता है था तो मैंने सिखाया था आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जब दो प्लेन जेड प्लेन एक दूसरे को काट रहे हो और उनका आपको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालना है तो एक का जेड उठाकर दूसरे के जेड में रख दो। तो ये जेड इक्वल टू 4 उठाकर जब तुम यहां रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन क्या हो गया सर्किल। जैसे ही तुम ये जेड उठाकर जेड इक्वल टू 4, अगर आप इंटरसेक्टिंग प्लेन का प्रोजेक्शन निकालना चाहोगे तो इंटरसेक्टिंग प्लेन का प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, जेड इक्वल टू 4 को यहां रख दोगे तो अपने आप सर्किल आ गया। फिगर मैं इसमें बाद में बनाऊंगा, ये न्यूमेरिकल विदाउट फिगर करूंगा मैं आपको, ताकि मान लीजिएगा आपको फिगर बनाने में दिक्कत होती है तो बिना फिगर के ही आप न्यूमेरिकल को कर सके। चलिए सबसे पहले फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। तो आपको वॉल्यूम तो मालूम ही है, वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ये होता है वॉल्यूम। ठीक, हियर z लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 टू z इक्वल टू 4। अब आप कह दोगे ये कैसे पता किया, मैंने आपको बताया था कि जब दो जेड दिए गए हो, जब आपके पास दो जेड हो तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की जगह जीरो रखो। तो जब एक्स और वाई जीरो रखोगे तो इस जेड की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और इस जेड की वैल्यू क्या हो गई, 4 की 4 ही रही। तो एक्स और वाई जीरो रखने पर जो जेड छोटा होगा वो जेड की लोअर लिमिट, जो जेड बड़ा होगा वो जेड की अपर लिमिट। तो एक्स वाई जीरो रखने पर यहां पर जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, तो डेट मीन्स ये कर्व लोअर कर्व है और ये कर्व अपर कर्व है। ठीक है, तो आप बिना रीजन ट्रेस किए बिना फिगर बनाए आप डायरेक्टली लिख सकते हो जेड लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक्स वाई जीरो रखने पर जो जेड छोटा होगा वो लोअर कर्व, जो जेड बड़ा होगा अपर कर्व। तो ये छोटा बन रहा था, ये जेड जेड की वैल्यू जीरो आ रही थी, यानी ये कर्व छोटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 टू जेड इक्वल टू 4। आगे बात सुन में। ठीक, अब द प्रोजेक्शन ऑफ intersecting plane z equal to 4 and z equal to x square plus y square upon 4 on the xy plane is given by, क्या बताया था, एक जेड उठा के दूसरे में रख दो, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, यानी दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यानी एक्स वाई प्लेन पर अगर आप 3D इमेज नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर इमेज बना दीजिए, कोई आपसे नहीं कहेगा। सबको पता है कि 3D इमेज आसान नहीं होती बनाना। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। जैसे ही मैंने देखा कि यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक सर्किल बन गया, तो मैं क्या करूंगा, नाउ
changing into cylindrical coordinates by putting x equal to r cos theta, comma, y equal to r sin theta, so that x square plus y square equal to 16, x square plus y square equal to 16, अभी 16 मत लिखो, इक्वल टू आर स्क्वायर एंड dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। तो बस अब जेड लिमिट फिर से आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये आर स्क्वायर बाई 4 टू 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब आप दोबारा लिखोगे, नाउ जेड लिमिट्स आर, नाउ जेड लिमिट्स आर z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 की बजाय आर स्क्वायर बाई 4 टू 4 एंड आर लिमिट्स आर इक्वल टू, देखो बेटा ओरिजिन से आपने एरो बनाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, और आर इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी आर इक्वल टू 4। तो पूरा का पूरा जो रीजन है बच्चे, है क्या, अगर आप यहां पे देखें तो पूरा का पूरा रीजन कवर है, पूरा का पूरा सर्किल है ना। तो जैसे ही ओरिजिन से आपने एरो बनाई तो रीजन पे इंटर कर गई, तो आर की लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट क्या है 4। तो आर लिमिट्स आर इक्वल टू 0 टू 4 एंड थीटा लिमिट्स आप जरा चेक करें, पूरा रीजन कवर करने के लिए ये एरो कितना मूव करेगी, पूरा 0 से चलेगी और पूरा का पूरा 2 पाई एंगल मूव घूम जाएगी। तो थीटा लिमिट्स क्या हो गई, 0 से थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, बस हेंस वॉल्यूम v इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई, फिर उसके बाद r की लिमिट 0 टू 4, फिर z की लिमिट आर स्क्वायर बाई 4 टू 4 डी जेड आर डी आर डी थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, 0 टू 2 पाई 0 टू 4 जेड आर स्क्वायर बाई 4 टू 4 आर डी थीटा। तो ये हो गया 0 टू 2 पाई 0 टू 4 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 0 टू 2 पाई 0 टू 4 4 आर माइनस आर क्यूब बाई 4, आर अंदर ले आया, डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 0 से 2 पाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 बाई 16 0 टू 4 डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 0 टू 2 पाई 32 माइनस 64 अपॉन 16 डी थीटा इक्वल टू 16 थीटा 0 से 2 पाई, यानी आंसर आ गया 32 पाई यूनिट। ठीक, तो ये था बेटा आपका सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स के दो प्रॉब्लम। तो आप जब भी याद रखना, जब भी प्रोजेक्शन आपका एक्स वाई प्लेन पे सर्किल बन जाए तो तुरंत आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर देना, जिससे ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो लिमिट है और ये सब चीजें हैं आपको परेशान करती है ना, वो सारी चीजों से आप मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा ट्रिपल इंटीग्रेशन में यही कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिगर वगैरह इसके बाद में बस समझाऊंगा, पहले कुछ सब्सटीट्यूशन है जो आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके जो सब्सटीट्यूशन है वो क्या है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई,
और z इक्वल्स टू r cos थीटा. So this implies dx dy dz इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा डी फाई. ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन आपको टिप पे होने चाहिए आपके. अब इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, सबसे जो हमारे सामने टफ टास्क है उसकी लिमिट का है. मान लीजिए मैंने छोटा सा एक ये रीजन लिया. भाई मैंने स्फीयर जानबूझ के नहीं लिया, न्यूमेरिकल्स तो आपको स्फीयर से कराऊंगा कुछ, कई बार कोन वगैरह भी आ जाता है. ये आपका रीजन डी है, ये पूरा का पूरा जो रीजन डी है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो डी है ये. और ये उसका प्रोजेक्शन आर है एक्स वाई प्लेन पे. एक्स वाई जेड. इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें जैसे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ये चलता है, ठीक है, इसमें एरो जो निकलेगी ओरिजिन से निकलेगी, और ओरिजिन से निकल के वो जहां से इंटर करेगी, मान लीजिए ये आपकी कर्व है, लोअर कर्व है, आर इक्वल टू F1 थीटा कॉमा फाइव, और ये आपकी अपर कर्व है आर इक्वल टू F2 थीटा कॉमा फाइव. ठीक है, क्लियर, आगे बात सुन में. तो और ये है R1 और ये है R2 कर्व. ये है R1, ये है R2. ठीक, हालांकि इसमें R1 R2 की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो R1 R2 को मैं हटा ही देता हूं. ठीक है, R1 R2 की कोई जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज होगे अननेसेसरी. ठीक, चलिए, इसमें आपकी एक एरो, एक साथ मैं तीनों लिमिट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें आपको जो लिमिट चाहिए बेटे, एक आर की लिमिट चाहिए, एक थीटा लिमिट चाहिए, और एक फाई लिमिट चाहिए. मैं एक साथ तीनों लिमिट के बारे में बात करूंगा. ठीक है, आर थीटा और फाई, तभी आपको समझ में आएगा. तो आपने रीजन देख लिया. अब यहां से एक एरो निकली, मैं पहले लिख देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन आर इक्वल टू F1 टू F2 थीटा इक्वल टू θ1 टू θ2 एंड फाई इक्वल टू φ1 टू φ2. एफ ऑफ ये एक्स वाई जेड की सारी वैल्यूज मैं लिख नहीं रहा. ठीक है, एक्स की जगह आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड की जगह आर स्क्वायर, एफ दो जगह, हाँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव. आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पहले लिमिट लिख दी है. अब आते हैं थीटा लिमिट और फाई लिमिट के बारे में और आर लिमिट के बारे में. ओरिजिन से एक एरो गई, देखिएगा, ये F1 थीटा से इंटर करी. देखो नीचे वाली कर्व F1 थीटा है ना, F1 थीटा से इंटर करी, और ये F2 थीटा से बाहर आ गई. दैट्स वाई आर लिमिट फ्रॉम F1 टू F2. ठीक है, F1 से इंटर कर रही है, F1 थीटा कॉमा फाई से इंटर कर रही है, और F2 थीटा कॉमा फाई से बाहर निकल रही है. तो इस तरीके से आप आर लिमिट पता करोगे जो ओरिजिन से एरो निकली. अब ये थीटा लिमिट मैंने θ1 टू θ2 क्यों कहा, अब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस से यही एरो मूव करती है. अब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस से चली, और मान लीजिए ये एंगल θ1 है, ये वाला, ये θ1 है. तो जब पॉजिटिव जेड एक्सिस चली तो इसने रीजन को थीटा इक्वल टू θ1 पे टच किया. अभी मैं बना दूंगा, अभी आप सिर्फ देख कर रहिए. θ1 पे टच किया और θ2 से बाहर चली गई.
तो जो थीटा लिमिट हो गई वो क्या हो गई, θ1 से θ2। चलिए अब मैं बना देता हूं इसको। ये एंगल है θ1, θ=θ1, और ये एंगल है आपका θ=θ2, और ये इस रे का नाम है एम। यानी θ=θ1 पे इसने रीजन को टच किया, θ=θ2 पे इसने रीजन को छोड़ दिया। अब फाई लिमिट कैसे निकाली जाएगी, अब ओरिजिन से दूसरी एरो चलेगी। ये दूसरी एरो चली। अब आपके इस एरो के हर मूवमेंट पे इसको मूव करना है पूरा रीजन कवर करने के लिए। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस से φ1 एंगल पर इसने टच किया, और एक्स एक्सिस से φ2 एंगल पर इसने छोड़ दिया। आगे बात सुन में, तो यानी ये जो एंगल बना, ये φ1 एंगल पे इसने टच किया और φ2 एंगल पर इसने छोड़ दिया रीजन को। तो फाई की जो लिमिट बन गई आपकी, वो क्या बन गई, φ1 टू φ2। तो ये φ1 एंगल पे इसने टच किया और φ2 एंगल पे छोड़ दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इस तरीके से φ1 से φ2। अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, मुझे अच्छे से पता है, 50% ही समझ में आया होगा, बाकी आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं स्फीयर के सारे न्यूमेरिकल्स लूंगा। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना कि से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये पूरा का पूरा कोई एक स्फीयर है, R=A, ठीक है, 3D में, और ये एक्स वाई प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन है, सर्किल बनेगा। ऑब्वियसली सर्किल बनेगा, स्फीयर का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन। आपने क्या किया, आर लिमिट आपको निकालनी है। तो आर लिमिट आपकी क्या हो गई, ओरिजिन से चले और R=A से बाहर निकल आए। ठीक, ये हो गई आपकी आर लिमिट। अब ये आर लिमिट जैसे ही आपकी 0 to A हो गई, अब थीटा लिमिट क्या होगी। कोई कहेगा पूरा रीजन कवर करने के लिए साहब जेड एक्सिस से थीटा ये पूरा 0 से चलेगी और पूरा घूम के 2 पाई तक आएगी। नहीं, थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं आपको पहले से बता दूं, यहां पे आर लिमिट हो गई 0 to A, थीटा लिमिट हो गई 0 to पाई फुल स्फीयर के लिए, और फाई लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए, फाई लिमिट 0 से 2 पाई क्यों हो गई, एक्स वाई प्लेन पर इसके हर मूवमेंट पर ये जितनी बार मूव करेगी, तो पूरा रीजन कवर करने के लिए एक्स वाई प्लेन पर ये घूमेगी दूसरी रो। तो एक्स वाई प्लेन पर ये कितना घूमी, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से चली और पूरा का पूरा 2 पाई एंगल कवर कर लिया हर मूवमेंट पर। ये यहां पर 1 डिग्री चली, ये 1 डिग्री चली, तो इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा मूव करी। ऐसे ये बढ़ती बढ़ते जब ये आपका पाई तक आ जाएगी, तो पाई के आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके हर मूवमेंट पर आपका ये जो है 2 पाई घूम रही है। तो पूरा का पूरा सर्किल बनता चला जाएगा।
ठीक, आगे बात समझ में। तो ये इस वजह से इसकी जो लिमिट है पूरे स्फीयर के लिए, थीटा की लिमिट हो गई 0 से पाई, और फाई की लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। तो फाई लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 2 पाई। क्लियर? अब मान लीजिए स्फीयर आपका सिर्फ रुक जाओ, इसे हटा दो, सिर्फ आपका हेमीस्फीयर होता, नीचे वाला स्फीयर होता ही नहीं। मान लीजिए आपका सिर्फ हेमीस्फीयर होता, तब कैसा बनता? ये आपका हेमीस्फीयर है, वही है, मैंने आधा नीचे सर्किल काट दिया। ठीक, ये आपका हेमीस्फीयर है। तो नीचे तो सर्किल ही बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अब आपकी थीटा लिमिट क्या होगी, फाई लिमिट क्या होगी? इस केस में बेटे जो आपकी थीटा है, सॉरी थोड़ा ज्यादा, जो आपका थीटा है ये यहां से जेड एक्सिस से चली और सिर्फ एक्स वाई प्लेन तक आई बस, इसके आगे नहीं जा पाएगी। यहां से चली और एक्स वाई प्लेन तक ही आ पाएगी। तो आपकी जो थीटा लिमिट हो गई वो 0 से पाई/2 हो जाएगी। लेकिन फाई लिमिट क्या होगी? चूंकि पूरा का पूरा सर्किल है नीचे, तो ये पूरा का पूरा घूम जाएंगे, ये घूमता रहेगा, 0 से चलेगा और पूरा 2 पाई एंगल कवर करेगा। 0 से चला और 2 पाई एंगल कवर किया। तो यानी हेमी स्फीयर के केस में, इन केस ऑफ हेमी स्फीयर, ये आपकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 0 to पाई/2। आगे बात समझ में? और फाई लिमिट 0 से 2 पाई ही रहेगी। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपका स्फीयर का ये राइट हाफ है, एक्स वाई जेड, स्फीयर का राइट हाफ है। ठीक, ये वाला पोर्शन पूरा। तो यहां पर देखते हैं थीटा लिमिट क्या होगी, फाई लिमिट क्या होगी। आर लिमिट तो फिक्स है, स्फीयर की जो इक्वेशन होगी, रेडियस होगा वही होगी। ये गई एरो, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना चलेगी, 0 से पाई पूरा, 0 से पाई चलेगी। आगे बात समझ में? क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा रीजन कवर कर रही है। लेकिन थीटा जो फाई लिमिट है, फाई लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी। फाई लिमिट आपकी क्या बनेगी राइट हाफ के केस में? आप दिमाग लगाइए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर मैं जवाब दूंगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा एक 5 सेकंड में। फाई लिमिट भी बेटे इस केस में, पाई लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से पाई। कैसे? देखो, इसी को मैं मूव कराता हूं। ये तो आपकी थीटा लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। ठीक, चलो दूसरी एरो बना देता हूं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चला, और ये समझ लो निगेटिव एक्स एक्सिस से, बस उतना ही तो जाएगा ये। आप एज्यूम करके देखो ना बेटे, आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, बॉल को आप आधा काट दीजिए, बॉल को आधा काट दीजिए, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस तक ही जाएगी। तो फाई लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 से पाई। यानी थीटा और फाई दोनों क्या हो गई आपकी, 0 से पाई। और अगर सिर्फ पहले ऑक्टेंट में होता, अब आपको सिर्फ एज्यूम करना है, आप एक कमरे में बैठो बॉल के अंदर, तो आप जिस कमरे में बैठो पॉजिटिव ऑक्टेंट है, तो आप ध्यान से देखो सिर्फ पाई/2 ही दोनों मूव कर पाएंगी। जेड एक्सिस से भी 0 से पाई/2, और एक्स एक्सिस में भी 0 से पाई/2। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हुआ तो 0 से पाई/2 दोनों हो जाएंगी। आगे बात समझ में? और अगर सिर्फ आपके ऊपर के 4 कमरों पे बॉल है, एज्यूम भी करके देखो ना, ये ऊपर के 4 कमरों की है, 4 कमरे बन गए, तो 0 से पाई/2,
थीटा लिमिट, और फाई तो पूरा ही घूम जाएगा। ये होती है हमारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एंगल्स। और बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो तो आप सिर्फ एज्यूम करना कि आप एक बॉल के अंदर 8 कमरे बने हुए हैं। अब आपसे अगर ऊपर वाली बॉल, बॉल का ऊपरी हिस्सा यानी सिर्फ ऊपर के 4 कमरों में बॉल बनी हुई है, तो ऊपर सामने वाली दीवार आपकी हाइट है, वो जेड एक्सिस है, तो 0 से π/2। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा। द वैल्यू ऑफ द आइसक्रीम कोन डी कट ऑफ फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर आर लेस देन इक्वल टू 1 बाई द कोन थीटा इक्वल टू π/3। इसको मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका कोण हो गया बेटे, थीटा इक्वल टू π/3। उसने एंगल दे दिया कि π/2 कोण हमेशा एंगल दिया जाता है। और ये आपका कट ऑफ बाय द फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर r = 1, यानी इसके अंदर का रीजन, जो कुछ है अंदर का रीजन। आगे बात समझ में। तो इसका एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्वियसली r = 1 का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो r = 1 ही बनेगा, सर्किल। ठीक। तो सबसे पहले आर लिमिट आप जानो। ये आपने एरो बना दी, ये आपकी एरो बनी, r = 0 से ओरिजिन से इंटर करी और r = 1 से बाहर निकल गई। और ये कितना मूव करेगी? 0 से π/3 तक बस। ये कोण कितना है? 0 से π/3 थीटा एंगल। तो थीटा लिमिट हो गई 0 से π/3, आर लिमिट हो गई 0 से 1। और एक्स वाई प्लेन पर ये एरो पूरा का पूरा 0 से 2π मूव करेगी। 0 से चली और पूरा का पूरा 2π एंगल मूव करी। आ गई बात समझ में? तो बस बच्चे, आपने लिख दिया वॉल्यूम v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, चूंकि आप स्फेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हो तो r = 0 to 1, थीटा = 0 से π/3, और फाई = 0 से 2π, r² साइन थीटा dr डी थीटा डी फाई। इंटीग्रेशन आप कर लेना। इंटीग्रेशन कोई बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 मिनट में हो जाना है। अगली बात समझ में। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे और इसका आंसर आ जाएगा π/3। मेन है लिमिट समझाना। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं, उससे आपको और लिमिट। ट्रिपल इंटीग्रल z² dx/dy/dz थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी पूरा का पूरा स्फीयर इसने लिया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? आप लिखोगे पूरा का पूरा स्फीयर ले लिया। नाउ चेंजिंग इनटू स्फेरिकल, चूंकि स्फीयर है, नेट्स बाय पुटिंग, क्या लिखोगे? x इक्वल टू क्या था? r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू r कॉस थीटा, सो डैट dx dy dz इक्वल टू
आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा स्फीयर है ना, तो पूरे के पूरे स्फीयर में क्या होता है, हेंस ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू पूरे के पूरे स्फीयर में आर की लोअर लिमिट 0, रेडियस 1 है, 0 to 1, ठीक। थीटा की लिमिट 0 से पाई, आपको पूरे के पूरे स्फीयर में बताया था। फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। बस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। आगे बात समझ में। अभी यहीं पर अगर ये इसी न्यूमेरिकल में पूरे के पूरे स्फीयर में मैंने बताया था, अभी सिखाया था, अभी यहीं पर अगर यहाँ पे ये ना कह के सिर्फ ये बोलता आपसे ओवर द थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, करेक्शन कर रहा हूं मैं, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ओनली, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो उस केस में बेटे जो थीटा की लिमिट है वो क्या हो जाती है, 0 से पाई बाई 2, और फाई की लिमिट भी 0 से पाई बाई 2। क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, सिर्फ आपका एक ही कमरा कवर होगा, ये वाला हिस्सा, बस इतना सा स्फीयर का। आगे बात सुन में, आप अपने आप एज्यूम करके देखो ना, अपने आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में पूरा का पूरा आर की लिमिट को तो किनारे कर दो, थीटा और फाई देखो। तो अगर आप पॉजिटिव ऑक्टेंट जिस कमरे में बैठे हो, तो जेड एक्सिस से आप मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हो, 0 से पाई बाई 2, और एक्स एक्सिस से मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हो, 0 से पाई बाई 2। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में दोनों लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई बाई 2, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेना, आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मेन लिमिट इसमें फाई की थी। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटे।